नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 4 बड़ी खबरें विस्तार से हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देश में चल रही 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहली खबर है, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। अगर आप ये सोचकर दवाई ले रहे थे कि उस दवाई से आप सेहतमंद हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी चली जाएगी, तो हो सकता है कि आप भी इस नकली दवा की चपेट में आए हों और आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हुई हो। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये फैक्ट्री दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर समालखा के एक फार्म हाउस के अंदर चलाई जा रही थी। नकली बेटनोवेट क्रीम बनाई जा रही थी। पुलिस का दावा है कि फैक्ट्री में 4-5 साल से नकली दवाई बनाई जा रही थी। इस खबर पर डिटेल आपको देंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने कई जिलों में आतंक विरोधी अभियान ऑपरेशन काल शुरू कर दिया है। इस अभियान के जरिए सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आतंकियों के संभावित रूट और ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तीसरी खबर होगी, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का चौथा फेज लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई सख्त नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को, इसके अलावा इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इससे सड़क पर हाहाकार मचा हुआ है। कम मानक वाले जो गाड़ियां हैं वो दिल्ली के बाहर ही रोक दी गई हैं, उन्हें शहर में एंट्री नहीं दी जा रही है, जिससे ट्रैफिक में हाहाकार मचा। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से आने वाले लगभग 12 लाख गाड़ियों पर असर हुआ। डिटेल आपको दिखाएंगे। चौथी खबर, वृंदावन के कथावाचक अनुराधाचार्य एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया और पत्रकारों को निशाने पर लेते हुए कई आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणियां कर दी। कथावाचक के इन बयानों के बाद मथुरा के पत्रकारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है और पत्रकारों ने उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। तो पत्रकार बनाम अनिरुद्धाचार्य का ये मोर्चा जो है अब बड़ा होता जा रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर भी डिटेल आपको देंगे। लेकिन शुरुआत करें सबसे बड़ी खबर के साथ, वो खबर जिसमें आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। कई सालों से फैक्ट्री में नकली दवाई बनाई जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने समालखा में फैक्ट्री पर छापा मारा। दिल्ली NCR में ये दवाइयां सप्लाई की जाती थी। एक फार्म हाउस के अंदर ये दवाइयां बनाई जा रही थी। ये देखिए किस तरह से आपके घर तक पहुंचने वाली दवा देश की राजधानी से चंद किलोमीटर दूर ही तैयार की जाती है। किस आपत्तिजनक हालत में तैयार की जाती है। वो दवा जिसे आप खरीद कर समझते हैं कि आपने अपनी सेहत के लिए कुछ सही चीज खरीदी है, आप अपनी बीमारी को इन दवाओं से दूर करेंगे, लेकिन इन दवाओं के पीछे नकली दवा का खेल कितना बड़ा है, काला साम्राज्य कितना बड़ा है, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप। इस तस्वीर में साफ है कि एक बड़ी खेप नकली दवाओं की यहां बनाई जा रही थी। हमारी साइबर सेल की टीम को काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एक इन्फॉर्मेशन मिली थी हमें। ASI कंवरपाल हैं साइबर सेल में, उनको, और इस पे हमारी इंस्पेक्टर मंजीत की टीम ने ACP अनिल शर्मा की लीडरशिप में काफ़ी प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए 3 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक फैक्ट्री हम पहले ही बस्ट कर चुके थे जहां पर नकली दवाइयों का निर्माण हो रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जिसका नाम प्रमोद गुप्ता है। प्रमोद गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद हम उसकी फैक्ट्री तक पहुंचे जो बिजवासन एरिया में चल रही थी। रेंटेड प्रेमिसेस में इसकी फैक्ट्री चल रही थी और यहां पर अवैध तरीके से बेटनोवेट C क्रीम का निर्माण किया जा रहा था। तो आपको बताते हैं कि ये खुलासा कैसे हुआ। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस का बयान भी आपने सुना कि किस तरह से जानकारी मिली और उसके बाद उन्होंने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। दिल्ली में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई जिसमें नकली दवा का भांडाफोड़ किया गया। नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया और इस पूरी दवाई को सीज कर लिया गया है। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर समालखा में ही ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी। चर्म रोग से जुड़ी दवा फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने कच्चा माल भी सीज कर दिया है, बरामद कर लिया है। फैक्ट्री मालिक प्रमोद गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। ये दवाइयां दिल्ली NCR में ही सप्लाई की जाती थी। यानी सोचिए कितने लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इस खबर पर हमारे साथ रजनीश जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, क्या जानकारी है पूरी, और ये गोरख धंधा कैसे सामने आया, कैसे इसका खुलासा हुआ?
देखिए विवेक, अभी 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने श्रीराम और गौरव भगत नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। श्रीराम को दिल्ली के सदर बाजार से गिरफ्तार किया था और गौरव भगत को लोनी इलाके से गिरफ्तार किया था। और जो लोनी इलाके से गौरव भगत की गिरफ्तारी के बाद एक फर्जी जो बेटनोवेट सी और एक और जो स्क्रीम है उसे बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था। इन लोगों की गिरफ्तारी के बाद जब इनसे पूछताछ हुई तो क्राइम ब्रांच को पता चला कि एक और शख्स है प्रमोद कुमार गुप्ता, जो दिल्ली के बिजवासन इलाके में एक फार्म हाउस पर फर्जी तरीके से अवैध जो बेटनोवेट सी जो क्रीम होती है, जब आपको ये क्रीम वो होती है जब आपको चोट लग जाती है तो बेटनोवेट सी लगाई जाती है ताकि इन्फेक्शन ना फैले और चोट में आराम मिले। उस फर्जी क्रीम को बनाने की फैक्ट्री चल रही थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली के बिजवासन जो फार्म हाउस है वहां पर पहुंची और वहां से प्रमोद कुमार गुप्ता की जो फैक्ट्री चल रही थी उसे जो है भंडाफोड़ किया गया। इस फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए जब श्रीराम और गौरव भगत से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि प्रमोद कुमार गुप्ता जो है वो इस फैक्ट्री को रन कर रहा है और पिछले 30 सालों से 1995 से वो इस फैक्ट्री को रन कर रहा था। जिसके बाद पहले जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने प्रमोद कुमार गुप्ता को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसकी एक फैक्ट्री जो है चल रही थी बिजवासन इलाके में एक फार्म हाउस में। जब और पूछताछ की गई तो पता चला कि जो प्रमोद कुमार गुप्ता है वो अलग अलग इलाकों में फैक्ट्रियां चलाता था। जैसे मान लीजिए बिजवासन में चलाई, जब उसे लगता था कि यहाँ पे पुलिस का छापा पड़ सकता है तो वो इस फैक्ट्री को बंद करके कहीं और किराए पर जो जमीन लेता था वहां पर फैक्ट्री चलाता था। ऐसे अलग अलग समय में अलग अलग जगह वो किराए पे लेता था फैक्ट्री और उस पर मशीन लगाकर इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था। 1995 से ये गोरख धंधे को अंजाम दे रहा था और अब पुलिस ने इसके पास से भारी मात्रा हजारों की संख्या में जो बेटनोवेट सी बनाने की जो कच्चा सामान है हजारों किलो बरामद किया है। इसके अलावा हजारों ट्यूब्स बरामद किए। इसने यह भी बताया कि जब श्रीराम और गौरव भगत की गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद इसने तकरीबन 3000 बेटनोवेट सी की क्रीम जो है वो जलाकर राख कर दी, जिसे सैंपल के तौर पर क्राइम ब्रांच ने ले लिया। इसके अलावा वीट क्रीम जो महिलाएं जो क्रीम यूज करती है वीट वो भी फर्जी तरीके से बनाई जा रही थी, उसको भी बरामद किया। फेयर एंड लवली जो महिलाएं यूज करती है क्रीम उसको भी बरामद किया गया है। फिलहाल जो क्राइम ब्रांच का ये कहना है कि इस पूरे जो सिंडिकेट का जो नेटवर्क है ये 4 राज्यों में फैला हुआ था। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम उन 4 राज्यों में उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिनको इनकी डिलीवरी दी जाती थी, जो कम पैसे में खरीद कर ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये जो नकली क्रीम्स है इसे अपनी दुकान पर रख के बेचा करते थे। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन में जो लोग इन्वॉल्व थे उन तमाम लोगों तक पहुंचने की इस समय क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है। और क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी आदित्य गौतम है उनका ये कहना है कि बहुत जल्द कई और गिरफ्तारियां इस मामले में कर ली जाएंगी। जी रजनीश, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी नजर बना कर रखिएगा, इस खबर पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का संपूर्ण सफाई करने की तैयारी कर ली गई है। घाटी में सेना ने ऑपरेशन काल शुरू कर दिया है। आतंकियों पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई जारी है। संदिग्ध आतंकियों पर सेना की पैनी नजर है। जम्मू, उधमपुर, कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के संपूर्ण सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कई जिलों में आतंकरोधी अभियान ऑपरेशन काल शुरू कर दिया है। इस अभियान के जरिए सुरक्षा बलों ने कॉम्बिंग तेज कर दी है। आतंकियों के संभावित रूट और ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उधमपुर जिले के मजालता इलाके में 15 दिसंबर की देर शाम शुरू हुई मुठभेड़ चौथे दिन भी जारी रही। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकियों को घेर रखा है। इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान का दायरा बढ़ा दिया है। मजालता सटे सभी इलाकों को खंगाला जा रहा है ताकि आतंकियों के किसी भी संभावित भागने के रास्ते को बंद किया जा सके। इसके साथ ही उधमपुर से जुड़े सीमावर्ती और जंगली क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। में पहाड़ों पे बर्फ जमने वाली है, उससे पहले पाकिस्तान की कोशिश है कि भारतीय सीमा में आतंकवादियों को ज्यादा से ज्यादा घुसाया जा सके। और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी खबर मिली है सूत्रों के हवाले से कि इस समय कई आतंकवादी इस लॉन्च पैड पर तैयार बैठे हैं भारतीय सीमा में घुसने के लिए। उनकी कोशिश है कि एक बहुत बड़ी वारदात को जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया जा सके। इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण सतर्क है। और इस समय हम सुरसर इलाके में है जहां पर एसओजी और पुलिस लगातार जो है यहाँ पर इन पूरे एरियाज को खंगाल रही है, सर्च कर रही है कि कोई आतंकवादी मूवमेंट यहाँ ना हो। आप देख सकते हैं किस तरह
से पूरी तरह मुस्तैद हैं और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा सके। मैं आपको बता दूं, सुरईसर वो इलाका है जो मनवाल के साथ लगता है और मनवाल में भी पिछले 2 दिन पहले भी एनकाउंटर शुरू हुआ था, जहां पे अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आप देख सकते हैं पूरे इलाके को जो है सैनिटाइज किया गया है। यहाँ पर नदी नाले भी हैं छोटे छोटे, और ये जो है ट्रेडिशनल रूट होता है आतंकवादियों के निकलने का, इसी रूट से वो आगे चलते हैं और इन्हीं तरह के नालों से निकलते हुए वो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके लिए ट्रेडिशनल रूट इसलिए है क्योंकि हीरानगर और कठुआ के सटे, सांबा के साथ जो सटे इलाके हैं वो इसी रूट से आतंकवादी निकलते हैं। यहीं से इन्हीं रोडों से होते हुए मनवाल, बिलावर और उसी रूट से डोडा किश्तवाड़ की तरफ निकलते हैं। यही वो नदी नाले हैं, इसी तरह के प्राकृतिक इलाके होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इन इलाकों में जो कई तरह की प्राकृतिक गुफाएं होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जो पूरी तरह से महफूज होती हैं आतंकवादियों के छुपने के लिए। हालांकि ये इलाके बहुत खतरनाक होते हैं, फिर भी हम यहाँ पर आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे सुरक्षा बल एसओजी के जवान जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हथियारों से लैस हैं। अत्याधुनिक जो इनके हथियार हैं वो इनके साथ होते हैं और इनको साथ लेके चलते हैं और पूरी तरह से इस इलाके को सैनिटाइज करते हैं। हालांकि जो इलाके हैं आप देख सकते हैं बहुत ही घना जंगल है, घने पहाड़ हैं, घने पर्वत हैं जिनमें से दूर भी देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे में इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। ये इन्हीं इलाकों के लिए अनुकूल सुरक्षा बल के वो जवान हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी इन इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन करते हैं। आप दूर दूर तक देखेंगे तो पूरा का पूरा जंगल है, घना जंगल है, जहां पे आम आदमी अगर घुस जाए तो उसके लिए बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे इलाके पूरी तरह से महफूज हैं आतंकवादियों के लिए और उन आतंकवादियों के छुपने के लिए जो लगातार भारत में, जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे लिए भी चलना बहुत मुश्किल है, फिसलन भरी ये पूरी रास्ता है, पूरी तरह से पहाड़ जो हैं इस समय गीले हैं, यहाँ पे अगर हम पाँव रखें तो गिरने की पूरी आशंका है, लेकिन फिर भी हमारे सुरक्षा के सुरक्षित के जवान हैं पूरी तरह से मुस्तैद इस इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डे लाइव के लिए सुरईसर से। संवाददाता विकास अब्रोल सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। विकास, ऑपरेशन काल के बारे में जरा डिटेल से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन काल जो है एक तरह से आतंकवादियों का काल है और अब जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से एक एक चप्पा, एक एक इलाका, एक एक कोना जंगल का छान रहे हैं। वो सारे रूट्स को काउंटर किया जा रहा है, उन सारे रूट्स को कवर किया जा रहा है जहां से आतंकवादी जो है अक्सर निकलते हैं। जब वो इंटरनेशनल बॉर्डर या एलओसी क्रॉस करते हैं तो उनका यही रूट है, सांबा से हीरानगर से होते हैं कठुआ, वहीं से मनवाल बिलावर होते हुए यहीं से डोडा किश्तवाड़ जाते हैं। और आपको बता दो जो डोडा किश्तवाड़ के पहाड़ है वो पीछे कहीं ना कहीं जाके कश्मीर से मिलते हैं। तो ये एक ऐसा इलाका है जो कनेक्टिविटी देता है उनको पूरे जम्मू कश्मीर की, और इसी को खत्म करने के लिए, इस कनेक्टिविटी को खत्म करने के लिए अब जो सुरक्षा बल है पूरी तरह से मुस्तैद हैं। जो 15 तारीख को ऑपरेशन शुरू हुआ था, सर्च ऑपरेशन, जहां जो एक एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें हमारा एक जवान भी शहीद हुआ एसओजी का, वो ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहां पर ड्रोन्स लगाए गए हैं, खोजी कुत्तों की मदद दी जा रही है। यानी कि एक तरह से विवेक देखा जाए तो पूरी तरह से आतंकवादियों को इस एरिया में घेर लिया गया, क्योंकि जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं ये 2 ग्रुप हैं आतंकवादियों के जो अलग अलग हैं, जिनकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। ऐसे में इन आतंकवादियों का काल जो है अब हमारे सुरक्षा बल बने हुए हैं और पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है। हालांकि जिस तरह से हम लगातार बता रहे थे कि ये जो इलाका है पूरी तरह से महफूज है आतंकवादियों के छिपने के लिए। जिस तरह से लोकेशन थी आप देख रहे हैं, टोपोग्राफी ऐसी है कि टेरेन ऐसा है कि यहाँ पहाड़ ऐसे हैं, जंगल ऐसा है कि जहाँ पे बड़े आराम से छुप सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 2 दिन पहले जो छोटा सा हाइड आउट मिला था वो भी इसी तरह से कुछ झाड़ियों के बीच में बना था, जहाँ से कुछ खाने का सामान और कुछ कपड़े मिले थे। तो कहीं ना कहीं इन इलाकों का पूरा जो उपयोग है वो आतंकवादी करते हैं। लेकिन अब हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं, पूरे इलाके की लगातार छानबीन जारी है और पूरा जो एरिया है उसको जो है पूरी तरह से देखा जाए तो कॉर्डन कर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जहां पे आतंकवादी दिखेंगे वहीं पे उनकी मौत बरसेगी और वहीं पे आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही ऑपरेशन काल का मकसद है और यही ऑपरेशन काल जो है आतंकवादियों के लिए काल साबित होगा। जी विवेक। विकास, जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान ने सीमा पार एक बार फिर से लॉन्च पैड्स एक्टिव कर दिए हैं। बर्फबारी से पहले वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को इस तरफ भेज दिया जाए, घुसपैठ करा दी जाए। ये बहुत सेंसिटिव टाइम है इस वक्त, जिसकी वजह से ऑपरेशन लॉन्च किया गया है।
जी बिल्कुल, देखिए इस समय अगर देखें तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और बड़ी जल्दी ही जो ऊंचे पहाड़ है वहां पे बर्फबारी हो जाएगी, रास्ते बंद हो जाएंगे। और जो सूत्रों के बारे से खबर आ रही है तो ऐसे तो 60 से ज़्यादा पीओके में इनके लॉन्चिंग पैड है, लेकिन अभी जो सक्रिय हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, वो 12 लॉन्चिंग पैड सक्रिय है। और इस बार इन्होंने अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया है विवेक। इन्होंने इस बार जैसे हर लॉन्चिंग पैड है वो हर ग्रुप के अलग अलग होते हैं, लेकिन इस बार जो 12 लॉन्चिंग पैड है वो तीनों ग्रुप, चाहे हिजबुल, लश्कर और जैश, तीनों मिलकर वहां से जो है कोशिश कर रहे हैं सीमा पार करने की। और उनकी कोशिश कि जितनी ज्यादा हो सके इन्फिल्ट्रेशन की जाए। हालांकि जिस तरह से 2 दिन पहले पुंछ से एक लेडी पकड़ी गई थी जिसके बारे में बात चल रही थी कि वो शायद घर से झगड़ा करके आई थी, उसके बारे में भी शिनाख्त हो रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों से, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि हम भी नहीं करते, लेकिन खबरें आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं जहां जिस रास्ते से आई है उसके रास्ते के बिल्कुल साथ ही पाकिस्तानी पोस्ट थी। तो ऐसे में ये मुमकिन नहीं है कि कोई क्रॉस करके बॉर्डर है और पता ना चले। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश है कि गाइड के रूप में, रेकी करवाने के रूप में किसी तरह से उन रास्तों को खंगाला जाए, उन नए रास्तों की तलाश की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा आतंकवादियों को सीमा में घुसाया जा सके। लेकिन जिस तरह से हाईटेक अब हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो चुकी है, जिस तरह से हम ड्रोन्स को यूज कर रहे हैं, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जिस तरह से लगातार पूरे बॉर्डर को सील करके रखें, ऐसे में अब पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है बॉर्डर क्रॉस करना, आतंकवादियों के लिए बहुत मुश्किल है सीमा में घुसपैठ कर पाना, भारतीय सीमा में। और लगातार उनकी कोशिश है और जब भी वो आएंगे मारे जाएंगे, जिस तरह से ऑपरेशन काल में अब आतंकवादियों को मार गिराया जाएगा। जी विवेक। विकास, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा इस खबर पे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली में ग्रैफ 4 नियम लागू कर दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में सिर्फ BS6 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और CNG गाड़ियों को ही एंट्री दी जा रही है। इससे दिल्ली में बाहर से आने वाली गाड़ियों पर बड़ा असर हुआ है। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू कर दिया गया है। बिना PUC के पेट्रोल डीजल भी गाड़ियों को नहीं दिया जाएगा, यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगा दिए गए हैं। शहर के अंदर और बॉर्डर पर जगह जगह चेकिंग भी लगातार जारी है। बिना PUC के पेट्रोल एक्चुअली दे नहीं रहे हैं और PUC की वजह से रोड पे अभी गाड़ी हमारा भी देख रहे हैं, ट्रैफिक कम है। जो ट्रक वगैरह चलते थे वो कम है अभी। बढ़िया है, ये ठीक है, सब सही चल रहा है। मेरा तो पोल्यूशन था ही, रिन्यू करवा रहा हूँ मैं। सर देखो, पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन जैसे अब मेरा 20 तारीख को खत्म था, मैंने 2 दिन पहले करा लिया। हालांकि पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है। अगर आप ये कराएंगे तभी तो पोल्यूशन कम होगा ना। नहीं, पोल्यूशन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो देश में इतना धुआं, इतना खांसी जुकाम, बहुत सी बीमारियां हो रही है इससे। मैं खुद हूँ, खांसी से मेरे को इससे सूट नहीं होता, मेरे को खुद खांसी हो रही है। तो पोल्यूशन जो है गाड़ी का, चाहे कार का हो, किसी का भी हो, पोल्यूशन कराना बहुत जरूरी है। ये नियम निकाला है, जैसे 10 साल या 15 साल हो गई, उनका PUC होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो PUC हो रहा है, PUC होने के बाद फिर वो डीजल पेट्रोल तो लेंगी या तो। हमारी सब ओके है, हमेशा ही ओके रहता है टैक्सी वालों का तो। लेकिन जो बाहर से गाड़ी आती थी BS6 से नीचे, उन लोगों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होता था। तो इसके लिए सरकार का ये सही फैसला है। ये जो काम हुआ है ना, बहुत अच्छा हुआ है पोल्यूशन वाला, कि पोल्यूशन होगा तो जब भी CNG या पेट्रोल मिलेगा, बहुत अच्छा हुआ। नहीं तो बहुत ही अत्याचार हो रहा था कि कोई गाड़ी कितनी साल पुरानी हो, कैसा हो, सबको CNG पेट्रोल सब मिल रहा है, उसमें हम लाइन में खड़े हो जाते हैं और दूसरे जो अदर लोकल के होते हैं भरवा के दूसरी जगह से चले जाते हैं। ये द बेस्ट, बहुत अच्छा करा मोदी ने और अच्छा करते रहे। दिल्ली सरकार के माध्यम से यहाँ पर हमारी ड्यूटी लगाई गई है। जो हम पोल्यूशन चेकिंग में अगर जिनका पोल्यूशन वैलिड नहीं है तो उनको यहाँ पर CNG नहीं दी जा रही है। तो ये गाइडलाइन सरकार की अच्छी है और मैं सभी जितने भी दिल्ली वाहन चालक है और जितने भी ट्रांसपोर्टर है अपनी गाड़ियों का पोल्यूशन करवाए, और अगर नहीं है तो यहाँ पर हर दिल्ली के हर पेट्रोल पंप में CNG भरवाने नहीं दी जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण से जंग लड़ने के लिए क्या मेजर्स उठाए गए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले निर्माण सामग्री ले जाने वाली गाड़ियों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ये गाड़ियां अलाउ नहीं है। CNG इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छूट दी गई है, लेकिन CNG में आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर CNG है और पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आपकी गाड़ी नहीं जा सकती है। BS6 वाहनों को ही, अगर डीजल पेट्रोल की गाड़ी है तो BS6 वाहनों को ही एंट्री मिलेगी दिल्ली में, अदर कोई गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी जब तक ग्रैफ 4 लागू है। 580 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई इस बात को चेक करने के लिए, और पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए। गाड़ियों की जांच के लिए 126 चेक पॉइंट्स बनाए गए, यानी कि एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है
प्रदूषण के खिलाफ, प्रदूषण को कम करने के लिए। पंकज हमारे साथ जुड़ रहे इसी खबर, उनके पास चलते हैं। पंकज, क्या जानकारी, क्या अपडेट? आज तो हाहाकार मच गया हुआ दिल्ली की सड़कों पर। बिल्कुल विवेक, इस वक्त मैं पेट्रोल पंप के बाहर ही मौजूद हूं। मैं आपको बताऊं कि लंबी लंबी कतारें लगी हैं जगह जगह। अगर देखा जाए तो पोल्यूशन जो जांच केंद्र, आप देखिए मेरे पीछे, ठीक मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएंगे कि प्रदूषण जांच केंद्र यहाँ भी देख सकते हैं कि करीब लगभग 6-7 बाइक और 3-4 कारें यहाँ पर इंतजार कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह का एक आदेश जारी किया गया था उसको लेकर के लोग जागरूक भी थे। लेकिन जो लोग जिनका आज पे दिन पोल्यूशन खत्म हो रहा है वो लोग भी आज यहाँ पर बनवा रहे हैं, क्योंकि इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए अपने सहयोगी के माध्यम। पहले तो मैं इन लोगों से बात करूंगा, आपका पोल्यूशन कब खत्म था? हो गया सर 2 महीने से। 2 महीने से नहीं बनवाए? नहीं। क्यों, आपको पता नहीं था कि दिल्ली में प्रदूषण है? नहीं पता था सर, हम लोकल में ही चलाते हैं, ज्यादा दूर चलाते ही नहीं है गाड़ी, इस तो वजह। कब पता चला? आज पता चला था, आज करवा रहे हैं जी। आज जब यहाँ पर ईंधन लेने आए हो तब तेल या पेट्रोल जो भी? हाँ जी, हाँ जी, तब पता चला? हाँ जी। उसके बाद आप बनवा रहे हैं? इसके बाद घर में ही रहते हैं जी। अच्छा, गाड़ी कहीं नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाते। देखिए घर में ही रहते हैं, इसलिए नहीं बनवा पाए। आपको कब पता चला? अभी तो है हमारे 1-2 दिन गाड़ी। अभी 2 दिन है, लेकिन आज बनवा रहे हैं, आगे दिक्कत ना हो। देखिए ये जागरूकता भी अहम है विवेक। इनको अभी 2 दिन बचा हुआ, लेकिन आज ही बनवा रहे हैं, क्योंकि इनको बाइक है आपकी, 4 व्हीलर है? 4 व्हीलर है। अच्छा, डेली चलना है, इसलिए आप जी। देखिए इनको ये जागरूकता। आपने, आपके 2 व्हीलर है? पर वैलिड है। अच्छा, आज बार वैलिड है, इसलिए करवा लिया। कल भीड़ और लग जाएगी, गीता कॉलोनी में बहुत भीड़ है। अच्छा, वहाँ पे पेट्रोल टंकी में भीड़ है, इसलिए यहाँ आ गए, थोड़ा कम है यहाँ है ही नहीं, 3 नंबर सारे। जगह जगह जितने पेट्रोल पंप हैं लगभग वहाँ पर भीड़ है, इस वजह से जहाँ पर खाली मिल रहा वहाँ लोग पहुँच रहे हैं। मैं अंदर भी दिखाऊंगा सीन, आप देखिए यहाँ पर। सर, सुबह से अब तक अगर देखा जाए तो कितना पोल्यूशन आपने आज बना दिया? 60 के करीब गाड़ी हो गई है। 60 गाड़ियाँ? वैसे कितना बनाते थे? नहीं, फेल है। वैसे तो हम 30-32। 30-32, आज डबल हो गई दोनों। ये डबल तो जी मीडिया की वजह से हुई है, सारी जितनी भी खबरें आई हैं। अच्छा, खबर जो चल रही है उसका असर चलते ही बिल्कुल असर हो गया। ये लगा लो 3-3, 4-4 साल पुरानी गाड़ियां आ रही हैं पोल्यूशन कराने। 3-3, 4-4 साल पुरानी? हाँ जी। ये ऑनलाइन करने का फायदा कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इन चीजों को देखना चाहिए। भाई आपने ऑनलाइन क्यों कराया है? आपने ऑनलाइन कराया तो जो नहीं करा रहे उनके विरुद्ध चालान पहुंचाना चाहिए, उनके घर पे जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हम यहाँ पे खाली बैठे रहते हैं आगे पीछे। आज टाइम नहीं मिल रहा? टाइम नहीं मिल रहा, देखो जी लिखने तक का टाइम नहीं है। हाँ, सुबह से अब तक स्टार्ट कर दिया? हाँ, मेरी दूसरी शिफ्ट है, पहली शिफ्ट में दूसरा लड़का था। देखिए विवेक, ये असर है जिस तरह से अगर देखा जाए तो प्रदूषण सर्टिफिकेट होना अनिवार्य था या जरूरी था। बिल्कुल सही बात है पंकज। जब लोग पहुंच रहे हैं, वैसे लोग सरकार को एलिगेशन देते हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन हम अपने व्यवहार को ठीक नहीं करते। खास करके जो सिविक सोसाइटी में रहने वाले लोग, जो सिविक सेंस होता है कि हम अगर गाड़ी चला रहे तो पोल्यूशन चेक बहुत ज़रूरी है। सरकार डंडा चलाती है तब हम उतरते हैं ज़मीन पर कि भाई नहीं, ये कराना है, वरना अब गाड़ी चलने नहीं दी जाएगी। तो जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक सिर्फ सरकार अकेले प्रदूषण से नहीं लड़ सकती। प्रदूषण से लड़ना हम सभी का काम है। हम सब सरकार के साथ मिलकर काम करें, तभी जाकर इस महादानव से लड़ा जा सकता है। पंकज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। मीडिया कर्मियों में भयंकर आक्रोश है अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ। मीडिया कर्मियों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की, मीडिया के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ पीसीआई में शिकायत भी की गई। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया और पत्रकारों को निशाना साधते हुए कई आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है। कथावाचक के इन बयानों के बाद मथुरा के पत्रकारों में भारी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि रविवार को एक कार्यक्रम में अनिरुद्धाचार्य ने अपने खिलाफ कथित एफआईआर दर्ज होने की खबरों को झूठा बताते हुए मीडिया पर दुर्भावना से खबरें चलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया और पत्रकारों ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने की अफवाह फैलाई, जिसके बाद वो स्वयं वृंदावन कोतवाली पहुंचे और जानकारी ली कि वहां किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर नहीं पाई गई। इसके बावजूद उन्होंने मीडिया पर व्यक्तिगत दुश्मनी रखने का आरोप लगाते हुए अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया।